क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेशन लर्निंग, यानी एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम। बडी सिस्टम क्या? पीयर लर्निंग, एक दूसरे के साथ दोस्त बन के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बडीज हैं, सब सीख रहे हैं साथ में। और कोऑपरेशन यानी सहयोग करना। किस प्रकार की बात करेगा? इंक्लूसिव मतलब हर तरह का बच्चा है, जहां जहां जिसको मदद की जरूरत है सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को आप एनकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे? अगर आप डिस्करेज करेंगे तो आप बहुत ही बेकार टीचर बनेंगे, यानी हतोत्साहित थोड़ी करेंगे, एक दूसरे की हेल्प। ग्रुप लर्निंग इज ऑलवेज बेटर। मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा ग्रुप में सीखे, इससे बढ़िया क्या बात है? ग्रुप में सीखने से क्या होगा? एक तो वो कोऑपरेशन सीखेगा, सहयोग सीखेगा, दूसरा वो एक्टिव रहेगा, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है ये सीखेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस सीखेगा, टॉलरेंस सीखेगा कि एक दूसरे की बात को सुनते कैसे हैं, है ना। तो बहुत सारी स्किल्स सीखता है बच्चा जब ग्रुप में लर्निंग होती है। तो वो सोशल स्किल्स भी सीखेगा, वो टॉलरेंस भी सीखेगा, वो कोऑपरेशन सीखेगा और टीम वर्क सीखेगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। बहुत सारे फायदे हैं ग्रुप वर्क के। गलती से नाम ले लिया स्नेहा सिंह आज आपका मैंने, ठीक है, मिठाई भिजवा दीजिएगा खुशी की। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो ये आप लोग कह रहे हैं 93% लोग कि जो बड़ी सिस्टम है और कोऑपरेशन लर्निंग है, इससे क्या होगा? इसको एक्टिवली प्रमोट किया जाना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड कम्युनिटी, यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित हैं, जिनको लाभ ही नहीं मिला और वंचित समूह से आते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित हों, आर्थिक रूप से वंचित हों, हाशिए पर हैं किसी भी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, चाहे समाज में उनको इज्जत नहीं मिली, चाहे जातिवाद का शिकार हुए हैं, कुछ भी उनके साथ गलत हुआ है अगर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैभव सीटेट में लागू नहीं होती है। उसका रीजन है क्योंकि ये कोई जॉब तो मिल नहीं रही है आपको, तो ये तो बेसिक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको सीटेट में नहीं मिलेगा। देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो डिसएडवांटेज्ड बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आस्क टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, यानी विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए कि बाहर से लेके आओ मदद। मेक स्पेशल सेक्शंस, मेक एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, अलग थलग कर रहे हैं आप जबरदस्ती, ठीक। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर एनहेंसिंग लर्निंग, यानी आपको सहयोगात्मक समूह बनाने हैं, सब एक दूसरे की मदद करें और बच्चा एक्सेप्टेड फील करे, इमोशनली सेफ फील करे, उसको भी लगे कि हाँ मैं भी स्कूल में सीख सकता हूं, मेरे लिए भी स्कूल है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 एडीएचडी पे क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा है। Which classroom is effective for including children with attention deficit hyperactivity disorder, जिसको ADHD कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है ये। एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, जो टिक के नहीं बैठ पाता, अटेंशन में कमी है उसकी और हाइपर एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है, ज्यादा देर एक जगह पे बैठ नहीं सकता, कोई काम करने को दो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। समावेशित करने के लिए पढ़ाना तो इस बच्चे को भी आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर तरह के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। कैसे डील करेंगे? पहला ऑप्शन है हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास वेयर टीचिंग इज प्राइमरीली थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, यानी ऐसी उच्च संरचना वाली क्लास जहां फिक्स्ड है सब कुछ, एकदम स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह ही नहीं है, और सिर्फ आप ओरल एक्टिविटीज ही, मतलब सिर्फ बोल करके ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा हो जाएगा बोर, क्योंकि इसकी तो अटेंशन वैसे ही नहीं लगती, तो इसको तो एक्टिविटी में लगाना जरूरी है। गलत हो गया। बी ऑप्शन है क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, चेंज करने का मौका मिले बच्चे को, वेयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, और वो अपनी चॉइस से जिस टास्क में, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जिस तरीके से सीखने में वो इच्छा रखते हैं, उस तरह से आप सिखा पा रहे हो। बात तो सही है, जल्दी दे देंगे ईवीएस के नोट्स, डोंट वरी आयुषी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है, बट बाकी के दो ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इससे अच्छा निकल जाए। क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स सिट स्टिल ऑन देयर असाइन्ड चेयर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को जो मिल गई है क्लास वहां शांति से बैठे रहे, ये बच्चे शांति से बैठ ही नहीं पाते। डी ऑप्शन है क्लासरूम इन विच टीचर गिव्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, अब जिस बच्चे को एक नॉर्मल टास्क पे भी अटेंशन लगाने में दिक्कत हो रही है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क होते हैं हॉट्स, और ये गिफ्टेड बच्चों को दिए जाते हैं, हर किसी को नहीं दिए जाते, और जिसकी अटेंशन पहले ही इतनी कमजोर है उसको कैसे दे देंगे। तो बच्चा जहां लचीली समय सारणी है कि उसको ब्रेक्स में तोड़ तोड़ के आप काम करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करा रहे हैं, और बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग काम करा रहे हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो चीज आप वैसे भी टिक के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अभी आप यहाँ 1-1.5 घंटे से जुड़े हुए हैं, 31,000 लोग, हो सकता है कि आप यही चीज किताब से पढ़ रहे होते तो बोर हो जाते अब तक। तो डिफरेंस है कि आप इंटरेस्ट की चीज चुने, पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके लिए जो वर्क करे आप वो करें। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोजेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
और आता ही है एक नंबर में कि एक नवीन परिस्थिति में, एक नई सिचुएशन में, एक नोवल सिचुएशन में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या कहेंगे, यानी किस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाएगी उन लोगों में जो क्या करते हैं, जब भी कोई नई सिचुएशन आती है वो डिफरेंट तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे नोट्स आपके साथ शेयर किए मैंने, तो वो प्रिंट नहीं हुए, तो इनमें से कुछ लोग थे, लाखों लोगों ने वो डाउनलोड किया, जिन्होंने दिमाग लगाया कि प्रिंट हो सकते हैं, एक तरीके से नहीं, इसका दूसरा तरीका होगा। कुछ नई सिचुएशन है, पहले ऐसा नहीं हुआ या हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने लगाया दिमाग कि भाई कोई जुगाड़ ढूंढते हैं, तरीका तो होगा, देयर मस्ट बी अ वे। तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से सोचा। किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी है कि कुछ नया करने की क्षमता इनमें है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख के अटक नहीं जाते, तरीके ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, रचनात्मक बुद्धि है, कुछ नया कुछ डिफरेंट करने की बुद्धि है। और ये जेपी गिलफर्ड कहते हैं कि रचनात्मकता से जुड़ी हुई है क्या, अपसारी सोच। पेपर 2 भी इसी में भाई इंक्लूडेड है। सीडीपी आपको इसके बाहर नहीं पढ़नी, जो हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए है ये। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, दोनों तरह के क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं, और लेवल क्योंकि सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, और क्या लोगे। मैं थक गई, अब आप नहीं। अगर हम बात करें, ए ऑप्शन 94% लोग कह रहे हैं डिसलेक्सिया किसके साथ एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड प्राइमरीली या प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस चीज में दिक्कत आएगी। रीडिंग तो है ही डिसलेक्सिया, भाई रीडिंग डिसऑर्डर तो ये है ही, 100 को वॉज पढ़ेगा बच्चा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ेगा, है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, 6 को 9 पढ़ सकता है, तो रीडिंग तो है ही। मोटर मूवमेंट्स होते हैं डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे को, गतिशीलता, चलने फिरने में, टाई बांधने में, जूते के लेसेस बांधने में, है ना, बटन लगाने में। ड्राइंग पिक्चर्स डिस्ग्राफिया आ जाएगा, भाई लिखने में दिक्कत ग्राफिया है, ठीक, प्रैक्सिया है, चलने फिरने में, मोटर एक्टिविटीज में दिक्कत। हियरिंग की यहाँ बात ही नहीं हो रही, वो फिर हियरिंग लॉस में जाएगा या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होगा। और अगर सुन के समझने में दिक्कत है तो वो डिस्प्रैक्सिया की जगह वो आएगा आपका डिस्फेजिया में, अफेजिया, लैंग्वेज वाली दिक्कत। तो रीडिंग और राइटिंग, तो ये मेजरली रीडिंग डिसऑर्डर है। बट एक बात बताइए, इसमें राइटिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि जो बच्चा बी को डी पढ़ता है, क्या जब आप उससे बी लिखने को कहेंगे वो डी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा भी गलत, जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा भी गलत फिर। तो इसलिए पढ़ने एवं लिखने दोनों इसमें कई बार हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ राइटिंग पूछे तो डिस्ग्राफिया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहता है। ये आपके फेवरेट सवाल इस बार जो उन्होंने खूब भर भर के डाले हैं, स्टेटमेंट वाले और ये वाले। ये है आपका प्रभु पेट पे बाण मारिए, ऐसे नहीं मरेंगे, ये सीधा आंसर कर देंगे सॉल्व। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन बनेगा तो मुश्किल हो जाएगा और इसमें चक्कर आएंगे कई लोगों को। तो ये बाण लोग देखिए, अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स अबाउट बच्चों के बारे में कौन सी बात सही है, चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू बी लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, यानी बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, यानी वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, हाँ ठीक है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, हाँ सक्रिय हैं। चिल्ड्रन थिंक लाइक अडल्ट्स ओनली लेसर देन देम, यानी बच्चे वयस्कों की तरह ही सोचते हैं, बस उनसे थोड़ा कम सोचते हैं। पियाजे कह रहे हैं भैया वो भी उतना ही सोच रहे हैं जितना बड़े सोच रहे हैं, बस क्वालिटी में डिफरेंस है, उनका टाइप अलग है सोचने का। और ये कह रहे हैं नहीं उनसे कम सोचते हैं और अडल्ट्स की तरह ही सोचते हैं, तरह नहीं सोचते हैं बट हाँ कम भी नहीं सोचते हैं उनसे, तो ये बात गलत हो गई। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके दुनिया की समझ बनाते हैं। बात एकदम सुंदर, सरल, सस्ती, टिकाऊ बात है, बस एक ही बात गलत है जो है सी ऑप्शन। तो जहां पे भी सी ऑप्शन है उसको हटा देंगे, यहाँ पे सी है ये तो गलत ही हो गया, है ना, यहाँ पे भी सी है ये गलत ही हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से हमें कुछ गलत नहीं लग रहा, तो हम फर्स्ट और सेकंड की बजाय हम सी ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन बी से सी है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, और 8 सवाल हैं, फिर आप सो जाएंगे अपने घर जाके। जो लोग नहीं हैं अपने घर में बाहर छत पे बैठे हुए हैं, मम्मी ने मारपीट के बाहर बिठा दिया है, बताओ एक बार। अगर हम बात करें, देखिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स, यानी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है जब हम गलतियों का विश्लेषण करते हैं, बच्चों की जो त्रुटियां हैं हम उनको विश्लेषण कर रहे हैं कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो गलतियों से एक वर्ड साथ में लिख लीजिएगा, जहां एरर वर्ड लिखा हुआ हो, जहां एरर वर्ड लिखा हुआ हो, यानी बच्चों की गलतियां, मतलब एरर यानी त्रुटियां क्या बताती हैं, बच्चों की थिंकिंग के बारे में बताती हैं, उनकी सोच, वो सोचते कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसे वर्क करती है, इसके बारे में बच्चों की गलतियां बताती हैं।
ठीक, ये बिल्कुल बिठा लीजिए, ईटी बना लीजिए दिमाग में। ईटी क्या होता है? ईटी है एरर से पता लगता है थिंकिंग का। ठीक, निमोनिक बन गया। चलिए देखिए, अगर हम बात करें टू रैंक स्टूडेंट्स, गलतियों से रैंक के बारे में सेग्रीगेट करने के लिए, नहीं, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के टीचर हैं आप अगर आप बच्चों की गलतियों से उनको जज कर रहे हैं तो। टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, यही बात हमने अभी की थी कि गलतियों से पता लगता है कि बच्चा सोचता कैसे है। बच्चे की चिंतन में खिड़की का काम करती है गलतियां। आप बच्चे के आंसर को देख के अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा बच्चे ने किस तरह से सोचा है, उसकी क्या सोच है इस टॉपिक को लेकर के। आपने जैसे पढ़ाया लेकिन वो कैसे सोचता है, यानी कहीं ना कहीं या तो फंडामेंटल कोई गड़बड़ हुई है या उसकी सोच इस चीज को लेकर अलग हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ काम करने की जरूरत है। टू रेप्रीमेंड स्टूडेंट्स, फटकार लगाना उद्देश्य नहीं है और आपका अधिकार भी नहीं है। 23rd एक और बाण वाला क्वेश्चन है, पेट आगे कर दीजिए। देखेंगे लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, बताइए। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है लर्निंग हर चीज से प्रभावित होती है, सिवाय एक चीज है, वो है बच्चे का आर्थिक स्थिति या उसकी जाति। इसको हम काउंट नहीं करते। भाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चा गरीब है तो क्या लर्निंग नहीं हो सकती? हो सकती है। प्रभावित लगभग सारे कारक करते हैं, बट इनको हम पॉजिटिव नहीं मानते कि इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो लगभग हर कारक बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक, उसकी मन की स्थिति कैसी है, कहीं वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। सोशियो कल्चर के समाज और संस्कृति से आता है, उस तरह के एग्जाम्पल्स या उस तरह का प्रोफेशन, उसको चीजें पता होंगी उस बारे में, तो ये भी प्रभावित करेगा सीखने को। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, पॉजिटिव एनवायरमेंट है स्कूल में या नेगेटिव है, वो प्रभावित करेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिवली प्रभावित करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, बट प्रभावित करेगा। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, बिल्कुल, अगर टीचर का जो एटीट्यूड है वो बच्चे की क्षमताओं में विश्वास रखता है, बच्चों को आगे बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल बच्चों की लर्निंग पॉजिटिवली प्रभावित होगी, नहीं तो नेगेटिवली प्रभावित होगी, बट लर्निंग प्रभावित होगी 100%। पांचों ही फैक्टर्स, नहीं 4 ही फैक्टर्स से, है ना। सही है बात, डी ऑप्शन, मतलब चारों ही सही है, कोई भी नेगेटिव इसमें नहीं है, लर्निंग को प्रभावित करेंगे चारों के चारों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, आसान था ये, बस कहने के लिए डरावना था। क्वेश्चन नंबर 24, giving students the opportunity to discuss their experiences of celebration of festivals in the classroom and building upon that information is an example of, यानी जब आप बच्चों को किस तरह के मौके दे रहे हैं कि वो त्योहार कैसे मनाते हैं, उस पर चर्चा करने का मौका दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दे रहे हैं कि अच्छा बच्चों बताओ दिवाली पे तुमने क्या किया, तुम्हारे घर में क्या हुआ। बच्चा बताएगा मैं गाँव गया था, कोई और बच्चा बताएगा हमने ये किया, कोई और बच्चा बताएगा हमने ये किया, हमने कपड़े दिए किसी को ये किया, सफाई की, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। इससे क्या होगा, बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन द क्लासरूम एंड बिल्डिंग अपॉन दैट इंफॉर्मेशन, यानी कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना। आप बच्चे के एक्सपीरियंसेस से सिखा रहे हैं उसको, तो बताइएगा बिहेवियरिज्म नहीं, बच्चा एक्टिव बिहेवियरिज्म में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो हो गया, दिमाग में भर दिया आपने, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेंगे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जब बच्चा ग्रुप में एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक्टिव होकर के सीख रहा है, वाइगोस्की कहेंगे इस बात को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, लाइक शेयर साथ में कर दीजिएगा। क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जब आप यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा को कैसे देखें, यानी सिर्फ लिमिट करने की बजाय टेक्स्ट बुक तक। एनईपी 2020 कहती है कि लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, कैसी होनी चाहिए लर्निंग और कैसी होनी चाहिए शिक्षा, और अधिगम कैसे होने चाहिए। रोट मेमोराइजेशन, भाई ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो रटने को बढ़ावा दे रही है। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी 3 months, यानी हर 3 महीने में कंटेंट बढ़ा दो, बोझ से मार दो, सिलेबस इतना कर दो, बच्चा जो है उससे ज्यादा वजन होना चाहिए बस्ते का, गलत है। सी ऑप्शन है फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यहां बच्चा एक्टिव है, ठीक है। फोकस टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, जो बच्चा प्रॉपरली एक्टिव है वो सिर्फ यहीं एक्टिव है, अदरवाइज बाकी तो फालतू बातें हैं कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़े। बच्चा एक्टिव खुद से यहाँ है कि खोजबीन में और समालोचनात्मक चिंतन उसका बेहतर होगा, अपनी थिंकिंग को वो बेटर कर पाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 क्वेश्चंस हैं, फिर आप सोच सकते हैं। निमोनिक की बात हो रही है, निमोनिक डिवाइस क्या होता है। निमोनिक हम इतना यूज करते हैं, अगर ये भी आप गलत करके आए लेट्स लर्न से पढ़ के, तो फिर तो आपको जन्नत में भी जगह मुश्किल मिलेगी और स्वर्ग में भी। तो देखिएगा आज
कसम माता रानी पूरे सही हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया मनीष, बस यही देखना है मुझे आज के 25+ कितने लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन अच्छे भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनको ये कहें कि भाई आपने अगर सिलेबस किया हुआ है या नोट्स भी पढ़े हुए हैं ठीक से तो आप ना कर पाए। देखिएगा, निमोनिक की बात हो रही है। निमोनिक डिवाइस स्मृतिक विषयक युक्ति। निमोनिक होता है याद करने की एक टेक्निक। जैसे हमने पता है प्याजे की 4 स्टेजेस के लिए SPCF रखा हुआ है। आज की क्लास शुरू हुई थी एक निमोनिक से, वो क्या था? PCSE के विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये याद रखने का तरीका है, टेक्निक है, इसी को निमोनिक बोलते हैं जब आप शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग, बिल्कुल सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। अ टेक्निक फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, नहीं, ये इमोशंस के लिए तो नहीं ही है। बिहेवियरिस्टिक एक्टिविटी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। एन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, यहाँ प्रोसीजर की तो बात ही नहीं हुई कि ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, जरूरी नहीं है ना। प्रोसीजर का मतलब है, मान लीजिए आप कोई कुछ ठीक कर रहे हैं, आप बाइक ठीक कर रहे हैं, खराब हो गई है, साइकिल की चेन चढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें प्रोसीजर है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, उसको उतारोगे पीछे से भी आगे से भी, और फिर उसको लगाओगे और हाथ गंदे करोगे, फिर बाद में ये हो जाएगा। तो वहां पे स्टेप्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसीजर फॉलो करना है, ये आपने अपने फंडे बनाए हुए हैं। SPCF का या PCSE का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, बट आपने बनाया हुआ है, तो ये कोई प्रोसीजर नहीं है। ए ऑप्शन सही है। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है उसको निमोनिक कहते हैं या स्मृति विषयक युक्ति कहते हैं। हिंदी में तो लिखा भी हुआ है स्मृति विषयक, मतलब स्मृति को बेहतर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा, नहीं तो EVS के टीचर। अब देख रहे हैं आप, पेडागोजी के क्वेश्चन कहीं भी जो मर्जी करे, CDP में कुछ भी पूछ लेंगे, EVS पेडागोजी में कुछ भी पूछ लेंगे। तो अनुज टीचर्स, इस बार तो हिंदी पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी पूछी हुई है, मुझे चक्कर आ गए थे देख के। फिर आप लोगों ने उठाया कि कोई बात नहीं, अभी पेपर नहीं हुआ है, आप ऐसे चक्कर खा के मत गिरो। अनुज टीचर्स EVS टू क्लास 3rd, यानी एक टीचर है अनुज जो EVS पढ़ाते हैं कक्षा 3 को। एंड ऑलवेज डज ब्रेनस्टॉर्मिंग इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट्स। और जैसे ही वो कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्म कराते हैं। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से पेडागोजी में डाल दिया क्वेश्चन, और ऐसे ही होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं और उनको कोई बात या कोई प्रॉब्लम दी गई है, कोई टॉपिक दिया गया है, और वो अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में ये पता है। तो आइडियाज वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया किसने था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे ही याद नहीं आ रहा अभी, क्रिएटिविटी नाम की बुक में उन्होंने, एलेक्स F ऑसबर्न करके नाम था, बट CTET में नहीं पूछेगा। एलेक्स F ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग को अपनी बुक क्रिएटिविटी में। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड दिस स्ट्रेटजी प्रमोट, यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये किसको प्रमोट करेगी? रट के सीखने को। ब्रेनस्टॉर्मिंग से तो बच्चे एक्टिव होंगे, इसमें रटने की तो बात ही नहीं है, जिसको जो पता होगा वो अपना आइडिया शेयर करेगा। पर्सपेक्टिव टेकिंग, दृष्टिकोण जान पाएंगे आप अलग अलग बच्चों के। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी डिफरेंट दिशाओं में सोच पाएंगे, सही क्या है गलत क्या है बात कर पाएंगे, डिस्कस होगा और इंक्वायरी करेंगे। तो 2nd, 3rd, 4th यहाँ सही है, जो कि D ऑप्शन है, और आप लोग सही दे रहे हैं 82% लोग, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर इजी पाए जाते हैं, इनको देख के डरना नहीं है, डरना है तो इसे देख के डरना है, बट हम इससे क्यों डरें? हमें तो टॉपिक पता है, स्टेटमेंट क्या है और रीजन क्या है। देखिएगा, फियर ऑफ फेलियर एंड प्रेशर टू अचीव शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन चिल्ड्रन टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। यानी जो सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर के आए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। यह बात सत्य है बिल्कुल कि आप नंबर लाने के लिए बच्चे को डराइए मत, धमकाइए मत और दबाव मत पैदा कीजिए। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन होता तो ऐसा ही है कई जगहों पे आज भी, या ज्यादातर। ओके, सृजदा कह रहे हैं कि उसको उनको पढ़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ये बात ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं भय पैदा करना है नंबर लाने का? फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी आप चाहते हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम हो जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो, किसके? बच्चे के। टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। बच्चे को भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा महसूस हो। ऐसा नहीं कि पापा जो है डंडे से पीट पीट के कुछ और ही बना देंगे, मुर्गा बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और इमोशनली सेफ फील हो कि भैया मेरे जो माँ बाप हैं वो मेरे से सिर्फ नंबर के लिए प्यार नहीं करते, वैसे भी करते हैं। ठीक, तो ये बात तो सही है, इसमें क्या गलत है? दोनों ही बातें सही हैं। तो बोथ A एंड R आर ट्रू, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि बिल्कुल इसीलिए हमें फियर नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी और दूसरा बच्चे को इमोशनली सिक्योर फील करना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं वो सच में सीखे, ना कि सिर्फ रटने के लिए सीखे। तो A ऑप्शन हो गया।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, अलीजा की बात हो रही है। अलाइजा क्या कहती हैं, हुज लोकस ऑफ कंट्रोल, अलीजा एक बच्ची है जिसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है यानी जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है वो इंटरनल है, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इंटरनली मोटिवेटेड है, रीजन मोटिवेशन का बाहर नहीं है अंदर है, स्वतः मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, वुड एट्रीब्यूट हर फेलियर इन एग्जामिनेशन। मान लीजिए ये बच्चा, अब ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आप फेल नहीं हो सकते, मान लीजिए अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं और आप फेल हो जाते हैं, जो कि होता भी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फेलियर और सफलता में, तो अगर ऐसा होता है तो ये बच्ची जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल है, वो रीजन कहां ढूंढेगी अपने फेलियर का, बताइएगा जरा। हर लैक ऑफ एबिलिटी यानी उसकी क्षमता में कमी है, अपनी योग्यता में कमी में, या फिर बी ऑप्शन क्वेश्चन पेपर बीइंग डिफिकल्ट, परीक्षा में प्रश्न जो है वो कठिनाई वाला आया था, बहुत मुश्किल आया था, बैड लक, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो गया, टीचर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स हर, अरे टीचर ने ही अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे प्रति बायस्ड थे, है ना, और हम तो फलाने से पढ़ लेते तो पास हो जाते, फलाने से पढ़ लिए इसलिए फेल हो गए, है ना। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि आप रीजन बाहर ढूंढेंगे जब आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड होंगे, कि पेपर कहाँ है, बाहर है, बैड लक कहाँ है, बाहर है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। टीचर बीइंग बायस्ड, ये भी बाहर है, टीचर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, या किसी को भी, तो आप अपने अंदर रीजन ढूंढते हैं, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर है कि उसकी ही योग्यता में कमी रही होगी। असफलता यह बताती है कि सफलता के प्रयास में भरसक प्रयास नहीं किया गया, ये वाला